तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब यहाँ से करना है रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। ये करना है ना? हुँ। अ, अच्छे से दिख रहा है ना स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है। अब क्या करूँ? थोड़ा-सा मैनेज कर लो, आ जाएगा लाइट कुछ देर। अ, थोड़ा-सा मैनेज कर लो कुछ देर के लिए। हाँ, ठीक है, वो तो हो जाए। रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया न्यूज़ में क्यों था? द स्टैंडिंग कमिटी ऑन द फाइनेंस रिकमेंडेड सेंटर टू कम अप विद द एक्शन प्लान टू evenly distributed industries across the state to reduce regional imbalance in India. More in the news, a standing committee on finance, 26th report आया है इसका, road map for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances, noted that industries is a state subject. ठीक है, तो इंडस्ट्री ये ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। However, it emphasized that central government initiate आर द वाइटल रोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है ना, प्लान वगैरह तो ला ही सकता है। कल हम देखे भी थे कि लॉ नहीं बना सकता है लेकिन वो प्लान वगैरह ला सकता है, पॉलिसीज ला सकता है। हाँ। Economic Survey 24-25 also highlighted significant disparity in industrial development across state. उसके बाद है regional imbalance refers to the difference in economic development and even economic growth in different regional geographical regions. Note, the union list also has the following industries. क्या-क्या है यूनियन लिस्ट में? Industry declared by the parliament by the law to be necessary for the defense or the persecution of war. तो ये हो सकता है इंडस्ट्री द कंट्रोल विच बाय द यूनियन इज डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट अपने लॉ से कुछ डिक्लेयर कर देगा, ठीक है, तो वो यूनियन लिस्ट में आ सकता। हाँ, और वो पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू कर सकता है कि वो देख लेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में। रीज़न क्या है इसका रीजनल इम्बैलेंस का? हिस्टोरिकल फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिसी डिस्पैरिटीज है, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ द एंसिलरीज इंडस्ट्री है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है ना, डेवलपमेंट जैसे कमर्शियल हब है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट कारण भी हो सकता है इसका। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सिक्योरिटी वाला है ना, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक क्या है, नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक गैप, रीजनल इम्बैलेंस स्लो डाउन द इंटायर नेशनल ग्रोथ, ये सब चीज़ समझते ही होंगे। इन्वायरमेंटल में क्या है? कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉजिंग एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। सोशल क्या है? फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ, वल्नरेबल सेक्शन, एससी एसटी ओबीसी वुमन। Disparity in the human development. According to the UNDP in Human Development Index, Goa occupies the top spot with Bihar scoring the lowest. ठीक है, ह्यूमन डिस्पैरिटी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, तो बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे नीचे पायदान पे है। अब है इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या इनिशिएटिव लिया गया है? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आया है गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया, इसमें 500 ब्लॉक को कर रहा है 27 स्टेट में 4 यूटीज में। उसके बाद है पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। पीएम डिवाइन, तो ये याद रखना है, पीएम डिवाइन है जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। हाँ, टू एक्सेलरेट। हाँ, हाँ नॉर्थ, हाँ वही ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, रीजन से। टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सोशल पैकेज स्कीम में क्या? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जेएनके, ये सब रहेगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स एंड ट्राइबल एरियाज एंड द अदर अफेक्टिंग माइनिंग। उसके बाद है ब्रॉडर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर।
वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं प्रमोट करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैकवर्ड रीजन, न्यू रीजनल बोर्ड बना सकते हैं, ग्रोथ कॉरिडोर बना सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग कर सकते हैं, एडिशनल फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं पिछले पिछड़े हुए स्टेट को। उसके बाद है स्ट्रेंथन ऑफ द गुड्स एंड लोकल गवर्नमेंट इन द बैकवर्ड स्टेट। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। तो आरबीआई रिमूव प्रियर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक टू ओपन ए स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो account, spending of rupees based trade settlement, supporting the internationalization of Indian rupees. वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? और नोस्ट हाँ हाँ बोलो। वस्तु वही देख लीजिए, वही बोल रहे। अच्छा वही बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पे नोस्ट्रो दिया, फिर वोस्ट्रो बता देता हूँ मैं। Nostro account refers to a domestic bank account held in foreign bank. Domestic bank accounts held in foreign banks in the currency of overseas country. In the currency of the overseas country. Example क्या है? If Indian bank SBI holds an account in US bank, in a US bank Citibank in USD, SBI Nostro account, तो SBI का Nostro account हो जाएगा, है ना। मतलब यूएसए में जाके एसबीआई कोई अकाउंट खोले किसके साथ? वहां के सिटी बैंक के साथ, ठीक है। आगे किसी बैंक के साथ, हाँ। हाँ मतलब एग्जांपल, हाँ एसबीआई, तो वो हुआ नेस्ट्रो। नोस्ट्रो अकाउंट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द ट्रेडिंग इन द फॉरेन करेंसी। तो अब वहां पे होगा तो यूएस बैंक में खोलेगा ना, तो यूएस डॉलर में खोलेगा, ये ध्यान रखना, वहां जाके उसी के करेंसी में। तो वह नोस्ट्रो खोलेगा वही, हाँ वही मतलब मनी रखेगा। हाँ वोस्ट्रो अकाउंट वो होगा कि सिटी बैंक आके एसबीआई में इंडियन रुपीज में खोल ले, ठीक है। हाँ, तो वो हो जाएगा। बाहर वाला मेरे पास आएगा, हम इधर से जाएंगे तो नोस्ट्रो। तो उसके बाद है यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट बताया है, रेफर्स टू अ फॉरेन बैंक अकाउंट हेल्ड इन अ डोमेस्टिक बैंक विथ लोकल करेंसी, है ना। तो ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हाउ इट वर्क, इट इम्पोर्ट्स फॉर द इम्पोर्टर्स, व्हेन द इंडियन इम्पोर्टर पेज फॉरेन ट्रेडर्स इन रुपीज, द अमाउंट इज क्रेडिट टू द वोस्ट्रो अकाउंट। तो मतलब कि इंडियन, जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई आईफोन इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ आईफोन, तो जो पैसा पे कर रहा हूँ मैं इंडियन रुपीज में करूँगा, तो वहाँ का सिटी बैंक है वो एसबीआई से संपर्क करेगा और फिर वो फाइनली एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। हाँ तो अमाउंट है जो क्रेडिट होगा वोस्ट्रो अकाउंट में। एक्सपोर्टर के लिए क्या है? मैं यहाँ से कुछ बेच रहा हूँ, इंडियन एक्सपोर्टर रिसीव पेमेंट, तो अब अमेरिका का कोई आदमी है, मैं यहाँ से चावल भेज रहा था, तो वो मुझे चाहिए रुपीज में पैसा, है ना। तो लेकिन वो देगा यूएस डॉलर में देगा, तो एसबीआई का अकाउंट रहेगा वहाँ, यूएस डॉलर में ले लेगा, उधर मुझे इंडियन अकाउंट में दे देगा, मतलब इंडियन रुपीज में दे देगा वो। हाँ, उसके बाद है वाटी मतलब सिंपल बात तो ये हो गया कि मेरा अगर जैसे वस्त्र अकाउंट है, तो वस्त्र अकाउंट मेरे अपने, मतलब अपने इंडिया में रहेगा, और हम अगर फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, तो वो पैसा आएगा वस्त्र में, वस्त्र हमको अपना मतलब डोमेस्टिक करेंसी दे देगा, और वो उसका वहां से काट लेगा, यही ना। नहीं उल्टा बोल दिया, देखो। हाँ एक है नोस्त्रो, ठीक है। तो ठीक। नोस्त्रो में क्या होगा कि आप कुछ एक्सपोर्ट किए यहाँ से, ठीक है, आपने चावल भेजा 5 केजी, बीफ भेजा, सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं इंडिया बीफ में प्रोडक्शन में, ठीक है। बीफ भेजा, तो अब यूएस डॉलर वाला है तो आपको वो पे करेगा 5 US डॉलर, ठीक है। लेकिन आप इंडिया में हो तो आपको क्या रुपीज में चाहिए था? बिल्कुल। हाँ, तो आरबीआई क्या किया, सॉरी एसबीआई क्या किया, एक अपना अकाउंट खोला सिटी बैंक के साथ, ठीक है। तो ये सिटी बैंक क्या किया, इसको डॉलर में ले लिया पेमेंट, ठीक है, और वो आरबीआई को दे दिया, आरबीआई मुझे दे दिया रुपीज में। तो सॉरी, एसबीआई को क्या दिया, डॉलर दिया ना। हाँ एसबीआई को डॉलर मिला, लेकिन मुझे फाइनली 5 केजी बीफ का मुझे रुपीज में पैसा मिल गया, तो ये हुआ नोस्ट्रो। ओके। और जो वोस्ट्रो है, मैंने एक लगा मंगाया आईफोन, ठीक है, अब मेरे पास था इंडियन रुपीज, तो जो सिटी, अब लेकिन जो आईफोन कंपनी ला भेजा उसको क्या चाहिए, डॉलर, मेरे पास रुपीज था,
तो मैं बोला रुपीज़ में पे करूँगा और सेम अकाउंट एसबीआई का था, सिटी बैंक का इंडिया में। तो वो क्या किया, एसबीआई मेरे से रुपीज़ में ले लिया और वो उसको क्या किया, सिटी बैंक को डॉलर में पेमेंट दे दिया। अच्छा, वहाँ उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। हाँ, तो ये हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। वस्त्रो वस्त्रो। यूपीएससी पूछा भी है इसको। हम्म। उसके बाद है व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज रेफर्स टू अ पर्सन दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रुपी इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, इट इन्वॉल्व प्रमोटिंग द रुपीज फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एंड देन current account transaction followed by the USA in the capital account transaction। ठीक है, व्हाट इज द इंटरनेशनल करेंसी। तो इंटरनेशनल करेंसी क्या है, एन इंटरनेशनल करेंसी like US डॉलर, यूरो यूज फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज बियॉन्ड द बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इशूइंग नेशन। तो मतलब ईरान के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तेल, तो उसको डॉलर में दे रहे हैं, चाहे इराक के साथ कर रहे हैं, मतलब कि ना इसमें बीच में यूएस तो है ही नहीं, उसके बाउंड्री से बाहर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट लाइक डोमेस्टिक करेंसी इट परफॉर्म द थ्री फंक्शन ऑफ द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। It does so at the two distinct level for private and public transaction and resultantly plays a six role in the total। अब ये रोल ऑफ द इंटरनेशनल करेंसी। अब ये देखते हैं प्राइवेट सेक्टर है, ऑफिशियल में क्या है। प्राइवेट सेक्टर में करेंसी यूज फॉर द इनवॉइस फॉरेन ट्रेड्स डोमिनेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी इज यूज टू settle international trade and to discharge international financial obligations, है ना। उसके बाद है इंटरवेंशन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी यूज्ड फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंसिंग। उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू, करेंसी यूज टू डिनोमिनेट डिपॉजिट्स लोन्स एंड बॉन्ड्स। रिजर्व एसिड हेल्ड बाय द मॉनेटरी ऑथराइज। ठीक है, जैसे आरबीआई डॉलर में हेल्ड उसको रखता है ना, डॉलर को रखता है। Determine the internationalization of currency. Wider use. Currency must be commonly utilized in the global transaction. Capital account openness. How easily foreign and domestic investors can invest or withdraw capital. Economic fundamentals. Large economic size and trade network. Stability. Currency should be stable and easily convertible। बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, क्या बेनिफिट हो सकता है इसका। लोअर करेंसी रिस्क, एग्जांपल है एफएक्स रिजर्व नीड्स, सेटल ट्रेड रुपीज, रिड्यूस फॉरेक्स लॉसेस, है ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट लॉस हो जाएगा, डिपेंडेंसी, जैसे कि हम लोग अभी फॉरेक्स लॉसेस में क्या करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो उसमें लॉस होता है ना हमारा। उसके बाद है ग्लोबल स्टैंडिंग, बार्गेनिंग पावर आ जाएगा हमारा, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ट्रेड एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, हमें डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट एंड डेवलपमेंट, ग्रेटर क्या ग्लोबल डिमांड फॉर एनआरआई डिपेंड्स इंडियन इंडियन बॉन्ड एंड इक्विटी मार्केट्स अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। चैलेंज इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, इंक्रीज एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। ठीक, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, वोलाट क्या है, वोलेटिलिटी, हाँ वोलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट ये कम हो जाएगा, है ना, फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, आए दिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है डॉलर रुपीज। रिड्यूस मनी, रिड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है हायर कैप, अच्छा रिड्यूस करेगा, है ना, हमारा ऑटोनॉमी कम जाएगा, अभी जैसे मर्जी वैसे ऑटोनॉमी है ना। हम्म, तो अब इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद है ट्रिफिन डिलेमा, ये पूछ सकता है कि ट्रिफिन डिलेमा किससे रिलेटेड है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। वेयर अ कंट्री
struggles to balance global currency demand with domestic monetary needs. ठीक है, तो ग्लोबल करेंसी डिमांड है विथ डोमेस्टिक मॉनेटरी नीड्स। तो ये है ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं इसको। ट्रिफिन डिलेमा। हाँ, कंट्री या स्ट्रगल कर रहा है बैलेंस करने के लिए, है ना। उसके बाद है हायर कैपिटल फ्लाइट रिस्क। हायर कैपिटल फ्लाइट रिस्क इसमें क्या होगा, इंक्रीज फॉरेन रुपीज होल्डिंग्स राइज द रिस्क ऑफ द सडन कैपिटल आउटफ्लोज पोटेंशियली कॉजिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। ये भी हो सकता है ना, जो रुपीज में लेगा वो लोग होल्ड कर लेगा तो डिप्रिसिएशन वगैरह हो सकता है। मतलब फॉरेन रुपीज होल्डिंग में आएगा तो रिस्क सडन तो हो ही जाएगा आउटफ्लो का, कैपिटल आउटफ्लो हो जाए। उसके बाद है ग्रेटर एक्सटर्नल शॉक वल्नरेबिलिटी। अब इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो अब इंटरनेशनल शॉक जैसे होता है क्या, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हो रहा है, उधर कुछ नहीं हो पाया, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, तो इस सब चीज़ों में क्या होगा, ज़्यादा शॉक लगेगा, वल्नरेबल हो जाएगा हमारा करेंसी। डीपर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट increase rupees susceptibility to external shock like interest rate change and commodity price fluctuation, destabilizing the Indian economy. Competition. The global reserve currency landscape is dominated by the US dollar, euro, Japanese yen and पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, ये है ना, कंपटीशन इसके साथ होगा। ये सब इंटरनेशनल करेंसी है। कौन कौन है, यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज है, येन है, जापानीज का येन है मतलब। उसके बाद है पाउंड स्टर्लिंग। हाँ। पाउंड स्टर्लिंग यूके का, और एक तो इसका भी तो आ गया है शायद अभी, चाइना का। चाइना का भी है। रुम्बिनी, चाइना के करेंसी का नाम है ना रुम्बिनी। उसके बाद है इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड कन्वर्टेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद है स्टेप्स टेकन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। क्या क्या स्टेप लिया गया है, RBI Strategic Action Plan 24-25, the Annual Report 23-24 outline INR internationalization initiative, including permitting INR account outside India, extending INR dominated loans to the person resident outside India. उसके बाद है स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड approval of streamline external commercial borrowing trade credit process. Indian payment infrastructure, India link UPI with Bhutan, France, Mauritius, Nepal, UAE, Singapore, expanding UPI global reach to the to other jurisdictions. उसके बाद है एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU, RBI proposed including INR as a settlement currency under the ACU. Gift City Development host financial market infrastructure including 2 international exchange and depository. उसके बाद है लिबरलाइज फेमा रेगुलेशन 1999 by the RBI to encourage use of Indian rupees, internationalization of rupees for settlement for cross border transaction. वे फॉरवर्ड में क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर प्रमोट रुपीज अकाउंट नॉन रेसिडेंस इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, ये सब है। मीडियम टर्म मेजर है कुछ स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद है डी डॉलराइजेशन। क्या है, RBI पुश फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज थ्रू SRVH UPI linkage currency swap agreement aims to reduce dependency on the foreign currency and contributes to global de-dollarization. What is de-dollarization? क्या है? Its aim to dollarization, reverse dollarization, historical dominance of the US dollar in the global market, causing a significant reduction of its use in world trade, reserve and financial transaction. Recent trends regarding the de-dollarization में क्या है? Central bank foreign exchange reserve, USD share has fallen a 2 decades low. तो हम लोग USD का जो हमारे पास होल्डिंग था उसको हमने कम कर दिया, मतलब 20 साल, पास्ट 20 साल में सबसे कम रेट पे है अभी। उसके बाद इन फिक्स्ड इनकम, शेयर ऑफ द फॉरेन ओनरशिप इन द US ट्रेजरी मार्केट हैज डिक्रीज ओवर द लास्ट 15 years.
indicating reduced reliance on the dollar. उसके बाद है commodity market, most visible de-dollarization with a growing proportion of energy being priced in the non-dollar dominance contracts. Reason for de-dollarization क्या? Asymmetry of the shrinking US economy weight and growing dominant role of the dollar. While the US is share the world GDP has decreased from 45% post World War II to approximately अच्छा डिक्रीज हुआ यूएसडी का जीडीपी शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हाँ 45 हाँ डॉलर इज स्टिल कैरी disproportionate share, a weakening credibility of dollar. उसके बाद है spill over effect US monetary policy. Action by the Federal Reserve such as the hiking interest rate 2023 में have led to the currency depreciation, significant increase in the debt service cost, inflation in the many countries. उसके बाद है weaponization of US dollar and payment clearance system. Currently, approximately 40 countries are under the US sanction, which have become the more systematic, impacting central government and policy making. Aspiration for the new and more domesticated international economic order. Uh, De-dollarization efforts are also a reflection of desire to shift away from the unipolar world towards the multipolar new international economic order. Positive development outside US enhance credibility of alternative currencies like economic and political reform in China. Challenges with de-dollarization. Transit cost. Moving away from the US dollar requires heavy spending on the updating financial system, adjusting contracts. ये सब है मार्केट वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट इनिशिएटिव फॉर डी डॉलराइजेशन क्या है? एम ब्रिज प्रोजेक्ट। ये देखना है कि एम ब्रिज प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो क्रॉस बॉर्डर सीबीडी सी पेमेंट सिस्टम है, बैक्ड बाय द चाइना। तो एम ब्रिज प्रोजेक्ट है जो चाइना और थाईलैंड से बैक किया हुआ है। उसके बाद है ब्रिक्स पे करके आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फास्टर चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ट्रेड इन द लोकल करेंसीज। चाइनाज डिजिटल युआन push for the global use of ECNY digital renminbi, renminbi and yuan-backed stable coin despite capital controls. उसके बाद है पैन अफ्रीकन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम PAPSS enables direct transaction in the African local currencies bypassing the dollar. उसके बाद है रसिया सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंशियल messages for secure transmission of the financial messages across banks within Russia and participation foreign entities. मतलब एम ब्रिज याद रखने लायक है। हाँ एम ब्रिज क्या है, तो क्रॉस बॉर्डर मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट सिस्टम है, बैक्ड बाय चाइना एंड थाईलैंड। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद है हाँ उसके बाद है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट FRBM एक्ट। न्यूज में क्यों था? CAG reports has highlighted several physical inconsistencies and transparency issue in the government compliance with FRBM Act. About the FRBM Act 2003, purpose क्या है? The FRBM Act 2003 was enacted to foster intergenerational equity in the fiscal management and ensure long-term macroeconomic stability. ठीक है, equity in fiscal management and ensure long-term macroeconomic stability. The acts aim to guide the central government's fiscal policy towards a sustainable path, thereby promoting economic stability and responsible financial governance. A key mandate of the Act is that CAG must conduct an annual compliance review of its provision. FRBM Act mandates the following statements to laid before the Parliament along with budget. Macroeconomic frameworks
statement. Medium term fiscal policy statement. Fiscal policy strategy statement. Key target under the FRBM Act क्या है? फिजिकल डेफिसिट ओरिजिनल FRBM 3% ऑफ GDP. उसके बाद है करंट स्टेटस क्या है इसका कैग का रिपोर्ट में 5.32% है. उसके बाद है डेट लिमिट्स में है गवर्नमेंट प्लस सेंटर लेस देन और इक्वल टू 60% ऑफ GDP होना चाहिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट का है 40% ऑफ GDP लेस देन और इक्वल टू 40% ऑफ GDP. और इसके लिए डेट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% है और सेंट्रल प्लस स्टेट मिला के 60% है. और अभी जो देखते हैं हम इसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 57% है. होना कितना चाहिए? डेट लिमिट्स 40% होना चाहिए, लेकिन है कितना? 40. हाँ, और जनरल गवर्नमेंट मतलब स्टेट और इन दोनों का मिला के होना चाहिए 60%, लेकिन है कितना? 81.3%. ये क्या है? डेट है ना, कर्जा. उसका हाँ, कर्जे का लिमिट बताया है. कर्जा मतलब कितना लेना है, लेकिन ये एक्चुअली कितना ले रखा है उसकी बात हो रहा है. 57% सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ GDP का. मतलब कर्जा तो आप लेंगे ही, कर्जा के बगैर चलेगा नहीं, लेकिन बोलता है कि अगर कर्जा का लिमिट जो हो वो सेंटर के लिए 40% हो और टोटल 60%. करेंटली चल रहा है सेंटर का 57% और टोटल का 81.3% ऑफ GDP. हाँ, ऑफ GDP. उसके बाद है रिवाइज फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ क्या है? लेस देन 4.5% ऑफ GDP फिजिकल डिफिसिट. एडिशनल ग्रांटीज में क्या है? अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लेस देन और इक्वल टू 0.5% ऑफ GDP इन एनी ईयर. की फाइंडिंग्स ऑफ द कैग रिपोर्ट्स क्या है इसमें? की फाइंडिंग्स में डेट टू GDP रेशियो. द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एज ए रेशियो ऑफ GDP peaked significantly during the pandemic, reaching 61.38%. However, it has since shown a moderating trend, decline to 57% as March 2024. A high debt to GDP ratio is undesirable, as the higher ratio indicates a higher risk of default. Debt sustainability, a positive signals was acknowledged regarding the debt sustainability, with a debt sustainability analysis indicator being positive, indicating stability. ठीक है, ये सब फाइंडिंग्स है. इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट. द रेशियो कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ rose marginally to 35.35% in 22-23 after decline from the peak of 38.66%. Unrealized tax revenue. The report revealed a significant amount of tax revenue raised but not realized, which surged 21.30 trillion by the end of 22-23. A large portion of the unreleased amount was not under the dispute, suggesting potential issue in tax enforcement and recovery process. ठीक है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है इतना तो. हाँ. उसके बाद है ब्लू इकोनॉमी. कितना पेज है टोटल? ये तो अच्छा खासा है लग रहा है ना. क्या बोल रहे हैं? कितना सारा है, इकोनॉमी बहुत लंबा रहता है ना, पढ़ भी बहुत लंबा रहता है. तो खत्म ही नहीं हो रहा है. यहाँ तक 54 पेज तक है ना. आज सेकेंड क्लास है ना इसका, हम्म. अगस्त का. 3.9 हाँ तक है ये सब. इकोनॉमी ही पढ़ने में बड़ा झंझट लगता है यहाँ पे. इतना सब रहता है ना, इतना रहता है कि आप पढ़ते जाओ. देख रहे हैं 50% से ज्यादा यही है. ठीक है, कोई नहीं. ब्लू इकोनॉमी देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज व्हाइट पेपर टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी. ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, आउटलाइनिंग रोड मैप टू
2035। Definition क्या है? According to the Energy and Resource Institute, blue economy refers to exploring and optimizing the potential of oceans and seas, which are under India's largest jurisdiction of uh, socio-economic development, environment sustainability, and national security. The concept of blue economy was first articulated in 1934 by प्रोफेसर गुंटेर पाउली। ठीक है, ये हम और भी कहीं पढ़े हैं इससे पहले कि ब्लू इकोनॉमी है 1995 में। प्रोफेसर गुंटेर पाउली, द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, पोटेंशियल इंडिया एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन 11,098 किलोमीटर है, लार्ज exclusive economic zone of 2.4 million square kilometer, with its strategic location on the vital global shipping lanes, provides significant potential for developing this sector. Current status: India's blue economy contribute 4% of GDP. ये ध्यान रखना है कि जो ब्लू इकोनॉमी का पोर्शन है वो 4% ऑफ जीडीपी है। हैंडल्स 95% ऑफ ट्रेड्स बाय वॉल्यूम। ये क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हम लोग जितना जितना ट्रेड करते हैं उसका 95% हम लोग का सी रूट से आता है। हाँ, ये ब्लू, हाँ मात्र ठीक 5% रेलवे या एयर से आता है है। या मतलब रोडवेज से। बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद है 12 मेजर पोर्ट है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो और 200 माइनर पोर्ट्स है। तो जो वधवान है पोर्ट इन महाराष्ट्र, वो 13th मेजर पोर्ट हुआ है ना? बन चुका है, बनने में मतलब बन रहा है अभी, महाराष्ट्र वाला। Along the coastline, by the 2035, India's coastal shipping modal share expecting to growing 6% to 33%. हाँ, robust potential economic expansion। उसके बाद है challenges related to the blue economy in India, environmental, climate change impact, warming waters, स्ट्रॉन्गर साइक्लोन आ रहा है, ये सब चैलेंजेस है। ठीक है, ओवर फिशिंग हो रहा है, ये सब भी चैलेंजेस है। मरीन पोर्ट पोल्यूशन हो रहा है, ये भी चैलेंजेस है। ओवर टूरिज्म एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट, हाँ, लिमिटेड एंड इनकम्प्लीट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एग्जाम्पल, CAG is the report. CAG in a report 2022 state that there is a large-scale violation of coastal zone regulation and EIH norms by the several projects in the country. उसके बाद है policies and governance, insufficient enforcement of international commitments and the IMO regulations, slow adoption of modern regulatory frameworks for emerging sectors, deep sea mining, marine biotechnology, need for the strong international and interagency coordination, and the more harmonized policy framework. Example, multiple government minister and agencies are involved in the various aspects of the blue economy. Technological and infrastructure, a limited cold chain and storage, and the post-harvest facility in fisheries. Heavy dependency on the import specialization equipment, a limited shipbuilding and ship repair capacity है, poor transmission and grid readiness है, ये सब है। Financial and investment, low level of the private sector investment है, limited financing for the small fisheries startup वगैरह। Insurance gap है for the small venture and capital investment activities. Majority of the funding for the marine biotechnology research in India coming from government bodies like the Department of the Biotechnology rather than private venture capital. Social and equity, skill shortage, trained technicians, high skill jobs in the port, biotech, deep sea opens, deep sea ops क्या होता है? Operations, OPS क्या लिखा है ये?
उसके बाद है वीक रिप्रेजेंटेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ट्राइबल वुमेन, small scale fisheries, economic benefits often bypassing them. Example, women constitute up to 72% of India's coastal fisheries workforce. Indian Maritime Initiative range from the conservation to development. A national fisheries policy reduce post-harvest losses, promote modern practices. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, सागरमाला प्रोग्राम है, डीप ओशन मिशन है। रेगुलेशन जोन्स। हाँ हाँ, उसके बाद पीएम मत्स्य संपदा योजना है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, मैरीटाइम विजन प्रोवाइड्स कंप्रिहेंसिव मैरीटाइम सेक्टर फ्रेमवर्क, सक्सेसफुल केसेस स्टडीज रिलेटेड टू द ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कोची स्मार्ट पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन, virtual port. The integration has shown tangible benefit in the operational efficiency, enhance planning accuracy and resilience while also supporting environmental monitoring. Along Gujarat, transforming ship breaking into the circular economy model. Along achieved compliance with Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of the ship. उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार, अ मॉडल फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म, कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स इन्वेस्टिंग इन इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू अराउंड 5,000 जॉब्स, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द बीचेस, मरीन स्पाइटल प्लानिंग है, हेल्प रेगुलेट द टूरिज्म मरीन, ये सब है। कम्युनिटी लेड सीवीड कल्टीवेशन इन उड़ीसा, अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल लाइवलीहुड है। नेक्स्ट टॉपिक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है। रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो पहले इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं टर्म टू नो। डीप सीटेड माइनिंग क्या है? मिनरल विच अकर्स एट द डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड, इसको क्या कहेंगे? डीप सीटेड मिनरल्स कहेंगे। सरफेस ऑफ द लैंड कहाँ से मतलब? मतलब सरफेस लेवल से 200 मीटर नीचे। कंपोजिट लाइसेंस में क्या? इट प्रोवाइड राइट फॉर बोथ प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग। इट प्रोवाइड्स राइट्स फॉर बोथ प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग। उसके बाद है रिसेंटली द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 was passed by the parliament. More in the news, the amends Mines Mineral Development Regulation Act। तो ये एक्ट 1957 को अमेंड करेगा, है ना। उसके बाद है द एक्ट वाज लास्ट अमेंडेड इन 2023 विद द की प्रोविजन। क्या क्या की प्रोविजन था? इंट्रोड्यूस ऑफ द लिस्ट ऑफ 24 क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, लिस्ट ऑफ 24 critical strategic minerals for the increasing exploration and production, empowering central government to auction mineral concessions in respect to such minerals, and introduction of exploration license for the critical and deep-seated minerals. The act will enhance availability of critical and strategic minerals in India. उसके बाद है why critical strategic minerals are increasingly becoming important for India. क्यों? Chinese control on supply chain. China currently control 60 to 70% of rare earth production and 80 to 90% of the global processing capacity. प्रोसेसिंग 60 से 70% कंट्रोल है। हम्म
उसके बाद है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट गोल। सिलिकॉन, टेलुरियम, indium and gallium are used in the photovoltaic PV cells, and rare earth elements such as dis- dysprosium and neodo- neodymium are used in the permanent uh, magnets for the wind turbines. ये सब यूज किया जाता है विंड टरबाइन में। उसके बाद है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन फॉर क्लाइमेट चेंज है ये सॉरी उसी में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लिथियम निकल वगैरह ये सब बैटरी वगैरह जानते ही हो। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटी में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सर्विलेंस में वेपन्स में यूज किया जाता है। सिक्योरिटी डिजिटल सॉवरेनिटी इंश्योर रेजिलियंस सप्लाई चेन फॉर द सप्लाई चेन इन द supply chain is crucial for the furthering digital economy and technological self-reliance. Example, uh, silicon forms a basis of the microchip. उसके बाद है accelerating SDG gains. It has the potential to attract foreign and the domestic investment, revenues, export growth ये सब होगा। उसके बाद है key amendments in the significance। क्या है नेशनल, अभी हमने देखा कितना मिनरल को ऐड किया है 24। हाँ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। डीप सीटेड मिनरल्स होता है क्या, जो 200 मीटर से डेप्थ में हो सरफेस से। हम्म। उसके बाद क्या है कि अमेंडमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया है, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो NMEDT रिप्लेस कर देगा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को। विथ वाइडन द स्कोप एंड टेरिटोरियल डोमेन, NMEDT can use fund accurate to it within India, including the offshore areas and outside India, for the purpose of exploration and development of the mines and minerals. Increase amount of payment to trust by the lease. Significance क्या होगा? Support national critical mineral mission. Expenditure of 87 80 हाँ 8,700 crores rupees in the next 5 years. इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स इन द माइनिंग लीज, किसको किसको इंक्लूड किया है? लीज होल्डर्स कैन अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडिंग अदर मिनरल्स टू एन एग्जिस्टिंग लीज। नो एडिशनल अमाउंट नीड टू बी पेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फॉर अदर स्पेसिफाइड मिनरल। समझ रहे हो कितने सपोर्ट किया जा रहा है? सब पेमेंट में कोई अमाउंट एडिशनल अमाउंट नहीं लगेगा। हाँ, अभी तुम एक क्वेश्चन चैलेंज करोगे उसमें 250 रुपये देना पड़ेगा उसको। Incentives production of critical and strategic minerals. These minerals are found in the small quantity and are difficult to mine and process. इसलिए कह रहा है भाई कोई बात नहीं है। Example cobalt, nickel are generally found in the association with copper ore. तो copper ore के साथ cobalt और nickel मिलता है तो इसमें ऐड कर सकता है। उसके बाद है inclusion of contiguous areas allows for the one-time extension of areas under the mining lease up to 10%. और द कंपोजिट लीज अप टू 30% फॉर डीप सीटेड मिनरल्स। तो इसमें डीप सीटेड मिनरल के लिए ये क्या करेगा? हाँ, वन टाइम एक्सटेंशन कर देगा। मतलब 10% नॉर्मल केस में माइनिंग लीज के, और जो कंपोजिट लीज रहेगा ना उसमें 30% एक्सटेंशन कर देगा। ऑप्टिमल माइनिंग फॉर द डीप सीटेड मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ these मिनरल्स may not be economically viable under a separate lease of license। हाँ बोलो। मतलब ये कह रहा है ना भाई कि होता क्या है कि जितना का तुम्हें मिला है ना कि इतना बड़ा एरिया को तुम्हें इतना बड़ा एरिया को ये माइन करना है, ठीक है? तो इसमें क्या था कि वो तुम माइन कर रहे हो तो इतना तो कर लिए। अब होता क्या है कि 10% और बचा है या 10% और बढ़ाना है या 30% तक इतना बड़ा एरिया, तो तुम अलाउ हो जाओगे क्योंकि 30% के लिए ये सरकार कह रही है
कि फिर से एक्सट्रैक्शन के लिए कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा सेपरेट लीज लाइसेंस देना। इसलिए तुम कंपोजिट लाइसेंस का यूज करते हुए कंपोजिट लीज का 30% तक तुम बढ़वा सकते हो, जितना का पैसा दियो उससे ज्यादा, और ऐसे 10% तक, क्योंकि सरकार कह रही है इतना निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम ही निकाल लो। Establishment of the Mineral Exchange established authority to register and regulate mineral exchange, a registered electronic trading platform or marketplace for the trading minerals and metals, empowers central government to frame rules regarding the mineral exchange on the matters such as registration, levy of fees, prevention of insider trading, etc. Promote investment in the mining sector. It will help miners and end user of minerals in determining fair and transparent market prices based on the supply and demand dynamics. Removal of limited on the sale for captive mines. No limit on sale of the mineral by captive mines. Earlier, captive mines were allowed to sell only up to 50% of the minerals produced in a year after meeting end users' requirement. रहने दो, ठीक है। उसके बाद है गिग वर्कर। गिग वर्कर में देखते हैं रिसेंटली कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। इससे पहले राजस्थान भी पास किया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो वहां से हटा दी वो सब। मतलब पेंडिंग था, अच्छे से फिर पास नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मतलब गिग वर्कर के बारे में देख देते हैं। कर्नाटक का तो इतना बढ़िया बनाया है कि आप वहाँ सब लगा रहे हैं, आप जाइए मोबाइल में रिचार्ज कीजिए, बैठिए, बारिश होगी अंदर बैठिए। अच्छा, शेल्टर्स कांग्रेस की सरकार है ना, इसलिए। स्टेटस ऑफ गिग वर्कर 77 lakh workers were engaged in the gig economy. 2.35 crores gig workers by 2030, increase with a growth rate of 13% per annum. Establishment of the Welfare Board. It will oversee registration of the workers and aggregators, create social security scheme, monitor the scheme, etc. Establishment of the Social Security and Welfare Fund consists of a welfare fees levied on transition between workers and aggregators or on overall turnover of companies and contribution from union and state government. Others aggregators will register gig workers, share work terms and explain how automated system affect their conditions. Rajasthan and Bihar have passed law in this regard in 23-25। अच्छा, बिहार भी पास कर लिया है गिग वर्कर के लिए। 2025। गिग वर्कर का डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। A code on the a code on social security 2020 defines a gig worker is a person who works outside a traditional employer-employees relationship. Types: platform and non-platform based worker. Platform workers are those whose work is based on online apps or digital platform. Example: Ola, Uber, Zomato, Swiggy, Urban Company, etc. Non-platform gig workers are generally casual wages worker and on account workers in the conventional sector working part-time or full-time. Reason for growth: demographic dividend. 65% of Indians are in the age group of 15 to 64 years. Rapid urbanization boost the remote work during COVID-19. Adoption of smartphone and internet. In India, 85% of the household possess at least one smartphone, etc. Significance of the gig economy for government to utilize demographic dividend by ensuring employability. Businesses that serves the gig economy account for 56% of new jobs created in India. Economic growth क्या है? By 2030 India's gig economy might see 250 billion, समझ रहे हो, डॉलर ट्रांजेक्शन, 1.25% ऑफ जीडीपी पहुंच जाएगा ये। हाँ, 2030 तक।
For society, empowering the vulnerable sector according to ILO, digital platforms, flexibility, employment benefit, women, youth, and physical disabled, micro entrepreneurship platforms like Airbnb and urban company let people monetize their skills, assets, and time while lowering the entry barriers such as high startup cost. For workers, flexible employment, remote work on demand, and task based arrangements, flexible work hours, etc. Skill development. The gig economy imparts a range of skills such as digital literacy, self-management, communication, problem solving, etc. For consumer, access to the global market, Airbnb and Amazon. ग्रेटर Airbnb क्या है भाई? BNB? मैं प- मैं पहली बार कंपनी का नाम होगा सर। वो तो नाम होगा ही होगा, उतना तो मैं भी गेस कर कभी हम यू लोग नहीं कंपनी होगी, देखते हैं। एयरबीएनबी 7 मिलियन हॉलीडेज एंड ये है सर, क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म वाला। ओके, ठीक है, गेस्ट हाउस टूरिज्म कंपनी है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेटर था ना, हम लोग अभी गए कहाँ हैं वेकेशन पे, इसीलिए नहीं पता है ना। उसके बाद है चैलेंजेस, हाँ, गिग वर्कर्स, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स। More than 82.5% of gig workers are informal employees. Niti Aayog. Health and the safety concern due to the nature of the job, a tight delivery schedule can cause accidents. A high worker hours. 60% of the platform workers work 7 days a week, while 47% of the worker works more than 12 hours a day. Income uncertainty. According to Fair Work India, around the half of the gig workers do not receive a statutory minimum wages. Algorithmic asymmetry platforms use algorithmic to manage work. However, reliance on the leads to various imbalance such as informed access. Platform aggregators have access to the workers' personal information, rising privacy concerns, transparency, rating system, tax distribution. ये सब है, ये सब में ट्रांसपेरेंसी है इधर। स्टेप्स टेकन फॉर द गिग वर्कर्स इन इंडिया, कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 provides for the extension of the social security benefit to gig workers as well. Code on wages 2019 ensure a universal minimum and floor wages for all workers including gig workers. E-Shram portal, national database for unorganized workers including gig workers. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, all registered unorganized including gig workers are entitled for the accidental insurance benefit. उसके बाद है इनकम टैक्स, हो गया, इतना ही रहने दें क्या, आगे भी करना है? नहीं रहने दीजिए यार, कल से कल करेंगे इनकम टैक्स। 40 हो गया ना 2 दिन में।